अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, अब आवाज मेरी आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है और प्रणाम। गोल्डन जी, सैफाली जी, प्रियंका आर.के. सिंह, गुड मॉर्निंग। अर्चना वर्मा और ममता राव जी, उमा सैनी जी और सैफाली फातिमा और प्रवीण कुमार यादव जी और दिव्या राठौर जी, अमर जी, उमा सैनी जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। हाँ, सैफाली फातिमा अब ठीक है। चलिए, प्रवीण कुमार जी आ रही है आवाज। चलिए, यस सर। चलिए, उपाध्याय उर्वशी गुड मॉर्निंग, प्रियंका सिंह गुड मॉर्निंग, अर्पित सागर जी प्रणाम सर जी। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को प्रारंभ किया जाए, है ना? चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग है सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को है और जल्दी जल्दी क्लास में सभी लोग जुड़े, क्लास को हम लोग प्रारंभ करें। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो माइक्रो टीचिंग, और कल के लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो टीचिंग क्या होता है इन सारी चीजों की चर्चा कर दिया था। तो उसके आगे जो हम लोग अब जो है डिस्कशन कर रहे हैं वो टीचिंग स्किल पे डिस्कशन कर रहे हैं। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीके पासी महोदय ने 13 स्किल बताए हैं, वहीं एलन तथा रेयान महोदय ने शिक्षण कौशल कितने बताए हैं? 14 कौशल बताए हैं। और बीके पासी के अनुसार मैंने 13 कौशल आपको लिखा भी दिया है। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण कौशल हैं टीचिंग स्किल के, उन कौशलों को जो है एक एक को हम लोग समझ रहे हैं। अभी तक यदि मैं बात करूं तो अभी तक हमने जो शिक्षण कौशल जाने, अभी तक जो हमने शिक्षण कौशल को पढ़ा और जाना, उसमें से पहला हमने जाना प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल। प्रस्तावना कौशल के बाद फिर हमने जाना व्याख्यान कौशल, फिर हमने जाना पुनर्बलन कौशल। ठीक है ना? आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए हाँ, प्रियंका सिंह गुड मॉर्निंग जी, पन्ना राव जी गुड मॉर्निंग, सैफाली जी सर। चलिए, चल रहा है। अलका गुड मॉर्निंग, ललित कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग है। आइए, शिक्षण कौशल पे चर्चा, अभी तक इन 3 शिक्षण कौशल की चर्चा हुई। अब हम लोग आगे जो है शिक्षण कौशल की चर्चा करेंगे, वो है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल। कौन सा? कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। चलिए, सैफाली जी जो भी पेपर पिछले साल के पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना? धैर्य रखिएगा। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना? किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, पुराने प्रश्नों को तो मैं अक्सर लेता हूं, साथ ही साथ नए प्रश्न भी समाहित होंगे। ठीक है ना? जैसे कि अभी आपको जो अब समय मिलता है तो उसमें वैदिक कालीन से संबंधित प्रश्नों को मैं आपको पहले हल कराऊंगा, फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है ना? चलिए, आइए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल क्या है उसकी बात करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल की यदि बात करें तो नाम से पता चल रहा है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, अर्थात कक्षा में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों का अनुशासन और कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में
छात्रों की रुचि बने रहे आदि चीजों को प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? कक्ष प्रबंध कौशल। अर्थात इस कौशल के अंतर्गत छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को क्या सिखाया जाता है? कक्ष का प्रबंध करना। कक्ष का प्रबंध करने से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत छात्रों के बैठने का तरीका कैसा होगा, किस क्रम में बैठेंगे, और कक्षा में छात्रों का अनुशासन कैसा होगा, और शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की रुचि बनी रहे आदि चीजों को प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? कक्ष प्रबंध कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्ष प्रबंध कौशल। तो कहने का तात्पर्य कि कक्ष प्रबंध कौशल के अंतर्गत हम सारी चीजें जो है, जो कक्षा से संबंधित चीजें होती हैं, उनका सही ढंग से प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? कक्ष प्रबंध कौशल। अर्थात इसके अंतर्गत छात्रों के बैठने का तरीका, किस क्रम में बैठेंगे, उनके बैठने का तरीका क्या होगा, कक्षा में छात्रों का अनुशासन कैसा होगा, और शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की रुचि बनी रहे आदि चीजों का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? कक्ष प्रबंध कौशल। फिर नेक्स्ट कौशल की बात करेंगे। अगले कौशल की यदि हम बात करें तो अगला कौशल आता है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है समझ लेते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से तात्पर्य है कि छात्रों को कोई भी अध्यापक कोई भी टॉपिक पढ़ाए तो उस टॉपिक के अनुसार अध्यापक के जो है शरीर का संचालन, हाथों के संकेत, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव आदि चीजों को टॉपिक के अनुसार करना चाहिए। इन्हीं कौशलों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अध्यापक जो टॉपिक पढ़ाए, कोई भी जो है टॉपिक या प्रकरण पढ़ाए, तो उस प्रकरण के अनुसार अध्यापक के शरीर का संचालन, हाथों के संकेत, वाणी में उतार चढ़ाव, शिक्षण छात्र तथा अध्यापक के बीच में जो अंतःक्रिया है उनमें परिवर्तन आदि चीजों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक को टॉपिक को जब पढ़ाना चाहिए तो स्टैच्यू बनकर नहीं पढ़ाना है। अर्थात अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय स्टैच्यू बनकर या मूर्ति बनकर शिक्षण कार्य करना नहीं है। यदि अध्यापक सिर्फ स्टैच्यू बनकर इस तरह से सीधे खड़ा होकर पढ़ाएगा तो छात्र उस टॉपिक के भाव को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टॉपिक के अनुसार अपने शरीर का संचालन, अपने हाथों का संकेत, है ना, वाणी में उतार चढ़ाव, छात्र तथा अध्यापक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उनमें परिवर्तन आदि चीजों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या इसी को कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अर्थात इसमें अध्यापक को टॉपिक के अनुसार अपने शरीर का संचालन करना है, अपने हाथों में संकेतों को परिवर्तन करना है, वाणी में उतार चढ़ाव करना है, तो इन सारी चीजों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। अब जब अध्यापक को अपने टॉपिक के अनुसार अपने शरीर का संचालन, अपने जो है हाथों के संकेत, वाणी में उतार चढ़ाव आदि चीजों में परिवर्तन करता है तो छात्र आसानी से उस टॉपिक को क्या कर लेता है? समझ लेता है। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में पद पढ़ा रहे हैं, वीर रस की कविता है, तो यदि आपके वाणी में, आपके अंगों के संचालन में, आपके हाव भाव में वीर रस की पूरी अनुभूति आती है तो छात्र उस कविता के भावों को आसानी से समझ लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। सबको समझ में आया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल से तात्पर्य यही है कि अध्यापक को
जो है क्या करना चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, कोई भी प्रकरण पढ़ाना हो तो उस टॉपिक के अनुसार अध्यापक को अपने शरीर का संचालन, अपने हाथों के संकेत, वाणी में उतार चढ़ाव आदि चीजों में परिवर्तन करना चाहिए। इन्हीं सब परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। ठीक है ना, कमेंट करिएगा सबको क्लियर है। आगे बढ़ा चला जाए, अभी मैं इसको लिखा दूंगा। ठीक है ना, अभी ये पीछे उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ये मैंने लिख लिया था, थोड़ा सा समय था, तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगा। ठीक है ना, कक्ष प्रबंध के विषय में भी लिखा हुआ है और उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बाद अगले कौशल की चर्चा करते हैं। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। उद्दीपन परिवर्तन कौशल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उद्दीपन कौशल जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दिमाग में रखिएगा। चेंजेस तो हाँ बिल्कुल, गौरव मिश्रा जी, ललित कुमारी जी, उमा सैनी जी, अमर जी, हाँ लिखा हुआ है अमर जी। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आसानी से आप उसको नोट कर लीजिएगा। शशिप्रकाश दीक्षित जी, ममता राव जी बहुत अच्छे समझ में आ गया। अमर जी क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। सैफाली और पन्ना राव जी क्लियर है। गौरव मिश्रा जी बिल्कुल क्लियर है। अनामिका देवी जी क्लियर है। चलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बाद हम बात करेंगे अब खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है, आइए समझते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल से तात्पर्य है कि अध्यापक यदि कक्षा में कोई प्रश्न पूछता है और छात्र उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते तो अध्यापक को इसी प्रश्न से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे उस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए छात्र क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न स्किल। अर्थात इस खोजपूर्ण प्रश्न स्किल में भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को क्या होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए छात्र जो है अध्यापक कक्षा में छात्र को पढ़ा रहा है और कोई अध्यापक प्रश्न पूछा, अब उस प्रश्न का छात्र जवाब नहीं दे पाए तो उस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए उत्तर कैसे निकलवाया जाए, अध्यापक को इसमें क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। और उसके लिए अध्यापक को किस कौशल में दक्ष होना चाहिए, खोजपूर्ण प्रश्न स्किल में दक्ष होना चाहिए। अर्थात यदि अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय कोई प्रश्न पूछा, छात्र उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो अध्यापक को इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे उस प्रश्न का उत्तर खोजने में बालक क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। इसी को हम कहते हैं खोजपूर्ण प्रश्न स्किल। क्या कहते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न स्किल। अर्थात कहने का तात्पर्य ही निकला कि खोजपूर्ण प्रश्न स्किल से तात्पर्य है कि यदि अध्यापक ने कोई प्रश्न पूछा, छात्र उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसी पहले प्रश्न से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे इस प्रश्न का उत्तर जो है खोजने में बालक क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। इसी को हम कहते हैं खोजपूर्ण प्रश्न स्किल। ठीक है ना, चलिए इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखा देता हूं, पिछले दोनों स्किल लिखे हुए हैं। अभी आप उसके लिए एक पेज का जगह छोड़ दीजिएगा और अभी लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट आपको लेने दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों स्किल लिखे हुए हैं। चलिए इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा यदि कोई छात्र, दोनों स्किल इसके पहले जो हाँ सैफाली जी उसको स्पेस दे दीजिए। ठीक है ना, उसके लिए एक पेज आप स्पेस दे दीजिए। इसके बाद उसको आप जो है जैसे क्लास आप होती है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तब तक आप इसको हेडिंग डालिए खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। ठीक है ना, चलिए लिखिएगा यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का, यदि कोई छात्र
किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, उत्तर ना दे पाए, ऐसे लिख, ना दे पा रहा हो तो इससे संबंधित दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए जो पहले प्रश्न से संबंधित हो, प्रश्न से संबंधित हो, ठीक है ना। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पा रहा हो तो इससे संबंधित दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र पहले प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित हो जाए, इसी को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। चलिए आगे अगले स्किल की बात करते हैं। ये हो गया खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। नेक्स्ट आएगा दृष्टांत या उदाहरण कौशल। एग्जाम्पल स्किल। चलिए पन्ना राव जी बिल्कुल प्रश्न बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल क्या है समझ लेते हैं। दृष्टांत या उदाहरण कौशल, नाम से ही पता चल रहा है आपका उदाहरण देना, अर्थात अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और उस टॉपिक को छात्र यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित अध्यापक को उदाहरण देना चाहिए, जैसे कहानी के माध्यम से या फिर जो है कोई चित्र दिखा के या फिर प्रयोग के माध्यम से या फिर जो है बालक के व्यवहारिक जीवन से उदाहरण देकर उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल। तो कहने का तात्पर्य दृष्टांत देना यानी कि उदाहरण देना, यानी कि अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और वो टॉपिक छात्र को समझ में नहीं आ रहा तो उससे संबंधित उसे क्या करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए,
जैसे कहानी सुना के, कहानी का प्रयोग करके, या फिर क्या करके उसका प्रयोग करके दिखा देना चाहिए, या फिर जो है बालक के व्यवहारिक जीवन से उदाहरण लेना चाहिए, या फिर कोई चित्र दिखाकर उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल। तो कहने का तात्पर्य है कि दृष्टांत या उदाहरण कौशल क्या है, अध्यापक को किसी टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कहानी का प्रयोग करके, या बालक के व्यवहारिक जीवन से उदाहरण लेकर, या फिर जो है कोई चित्र दिखा के, या फिर जो है क्या करना चाहिए, प्रयोग करके अध्यापक को क्या करना चाहिए, उस टॉपिक को स्पष्ट करना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल। तो नाम से ही पता चल रहा है, दृष्टांत देना मतलब उदाहरण देना, यानी कि उस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कहानी का प्रयोग कर सकते हैं, बालक के व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कोई चित्र दिखा के, या फिर जो है प्रयोग करके आप जो है उस टॉपिक को स्पष्ट करने की स्किल को ही हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल। ठीक है ना, चलिए नोट करिएगा, इसमें नोट करिएगा, दृष्टांत कौशल में नोट करिएगा। यदि कोई टॉपिक या प्रकरण छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापक को उदाहरण देना चाहिए, जैसे कहानी के माध्यम से, चित्र दिखाकर, प्रयोग करके, बालक के वास्तविक जीवन से उदाहरण देकर आदि। ठीक है, उदाहरण देकर आदि, जिससे छात्रों में रुचि जागृत हो सके। ठीक है ना, ये हो गया दृष्टांत कौशल। हाँ, बफरिंग हो रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं जो है अनीता सिंह नोट अच्छा होता चले। पन्ना राव, उदाहरण देकर प्रश्न का हल कराना उदाहरण कौशल है जी, जिससे बच्चे में करके सीखने की रुचि जागृत हो।
हाँ बारिश हो रही है, चलिए यहाँ भी बारिश हो रही है, इसीलिए मैं पहले आ गया था, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य भाई, जैसे कि मान लो मैं ही आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाता हूं, तो उससे रिलेटेड कोई माइक्रो टीचिंग पढ़ाया, तो मैं उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने विद्यालय में भी क्या किए हैं, ऐसे ऐसे टीचिंग किए हुए हैं, तो ही क्या है माइक्रो टीचिंग। तो इस तरह से स्पष्ट करना, यानी कि कुछ टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए आप किसी चित्र का सहारा लें, या कोई कहानी के माध्यम से, या प्रयोग करके, या अन्य कोई उदाहरण या मानचित्र का प्रयोग करके जब आप उस टॉपिक को स्पष्ट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। दृष्टांत कौशल के बाद आगे बात करते हैं और कौन से कौशल बचे, कौन कौन सा हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रस्तावना हो गया, व्याख्यान हो गया, पुनर्बलन, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल। चलिए अगले बात करते हैं जो बहुत ही और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ब्लैक बोर्ड स्किल, चलिए कोई समस्या नहीं। हाँ श्यामपट्ट कौशल, नो बफरिंग। चलिए तो आइए बात करते हैं कि श्यामपट्ट कौशल होता क्या है। श्यामपट्ट कौशल की यदि बात करें, ब्लैक बोर्ड स्किल की बात करें, तो श्यामपट्ट कौशल क्या होता है, यानी श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना, यानी कि अध्यापक को उस श्यामपट्ट कौशल में, यानी श्यामपट्ट का प्रयोग करने में दक्ष बनाना ही क्या कहलाता है, श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड को, श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए विशेषकर श्यामपट्ट का प्रयोग बहुतायत से होता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में ओरली लेक्चर के माध्यम से जो है छात्र आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए ये श्यामपट्ट जो है बहुत उपयोगी होता है। और श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहते हैं। इसलिए सच्चा मित्र कहते हैं क्योंकि जो है किसी भी विषय वस्तु को जो मौखिक नहीं स्पष्ट कर सकता, अध्यापक उसको जो है वो श्यामपट्ट में लिखकर स्पष्ट करता है। तो अध्यापक की कौन सहायता कर रहा है, श्यामपट्ट ही की सहायता कर रहा है। इसलिए जो है इस श्यामपट्ट को क्या कहते हैं, अध्यापक का सच्चा मित्र कहते हैं। अब श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत अध्यापक को क्या क्या जो है दक्ष होना चाहिए, किस किस चीजों में निपुण होना चाहिए। तो श्यामपट्ट में अध्यापक जो है जो विषय वस्तु को लिखे वो क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात अध्यापक को श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शब्द लिखे, वो जो भी अक्षर बनाए, वो कक्षा के अनुकूल होने चाहिए, साफ होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, और गलत शब्दों का प्रयोग श्यामपट्ट में कतई नहीं होना चाहिए। अर्थात अध्यापक को यह ध्यान में रखना चाहिए, छोटी कक्षाओं के लिए विशेषकर ध्यान में रखना है कि अध्यापक जो भी श्यामपट्ट में लिखे वो अक्षर कैसे होने चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, कक्षा के अनुकूल होने चाहिए। अर्थात इतने बड़े अक्षर लिखने चाहिए कि पीछे वाला छात्र भी बैठे बैठे आसानी से उस अक्षर को, उस शब्द को समझ ले। यानी कि कक्षानुकूल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने कोई गलत शब्द लिख दिए तो वही छात्र, छोटे छात्र होते हैं, उसी को सही मान लेते हैं और वही उनके जीवन में बैठ जाता है और फिर हमेशा उस शब्द को गलत लिखते चले आते हैं। इसलिए श्यामपट्ट में इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि श्यामपट्ट में शब्द जो भी लिखे जाएं कक्षानुकूल होने चाहिए, स्पष्ट होने
चाहिए और जो है क्या होने चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात यदि मैं करूं तो नेक्स्ट बात इसमें आती है कि श्यामपट्ट में लिखते समय अध्यापक को 45 अंश कितने अंश पे होना चाहिए? अध्यापक को श्यामपट्ट पे लिखते समय कितने अंश के कोण बना के रखना चाहिए? 45 अंश, 45 अंश का कोण बनाकर लिखना चाहिए। 45 अंश का मतलब यह है कि लेफ्ट पैर आपका क्या होना चाहिए, उस दीवार से 45 अंश का कोण बनाना चाहिए और राइट पैर थोड़ा आगे होना चाहिए। और इस तरह से जब 45 अंश के कोण बना के आप श्यामपट्ट में लिखेंगे तो छात्र पर भी, जो छात्र कक्षा में बैठे हैं उन पे भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से नजर रख सकते हैं। वही यदि आपने ऐसे 90 अंश का कोण बनाकर लिखना शुरू कर दिया तो छात्र पीछे क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। वही मैडम यदि पढ़ा रही है 90 अंश के कोण बना के तो छोटे छात्र होंगे जहाज बना के जो है मैडम के ऊपर मार देंगे, और जैसे ही मैडम पीछे घूमेंगी तो पता नहीं चलेगा किस छात्र ने जहाज मारा। कितने तो जो है जब हम लोग टीचिंग कर रहे थे तो हमने देखा था, जब बीएड किए थे तो उस समय जो मैडम लोग रहती थी, छोटे छात्र होते थे, जब मैडम जैसे ही श्यामपट्ट में लिखना 90 अंश के कोण पे बना के लिखना शुरू कर देती तो छोटे छात्र होते थे जो है साड़ी पकड़ के खींच लेते थे और फिर बैठ जाते थे। अब जब फिर मैडम पीछे घूम के जाती और पूछती तो छात्र छोटे होते थे, क्या होती थी, एकजुटता होती थी, वो बताते नहीं थे। आप सभी को पनिशमेंट दे नहीं सकते, जो गलती किया है उसी को आप पनिशमेंट देंगे, इसलिए छोटे छात्र होते थे, बताते भी नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि श्यामपट्ट में लिखते समय आपको कितने अंश के कोण पे होना है, 45 अंश, या इसी को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार। जिस प्रकार आधा चंद्रमा आपने देखा होगा अर्धचंद्राकार, उसी रूप में आपको खड़े होकर श्यामपट्ट में क्या करना है, लिखना है, ताकि आप कक्षा में बैठे छात्रों पे भी आसानी से नजर रख सके। 90 अंश का कोण बना के लिखना शुरू कर देंगे, पता चला कि आपका लेक्चर वाला 1:20 पे जो है रिसेस होता है, लंच होता है, और इसी समय आप पढ़ा रहे हैं 1:10 हो गया है। अब 1:10 के बाद छात्रों का जो है दिमाग, छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग अब टिफिन में जाने लगता है। अब आप पता चला कि पढ़ाते चले जा रहे हैं, पीछे ध्यान में नहीं दे रहे हैं, तो कितनों छात्र जो है टिफिन खोलकर हाथ से क्या है भोजन निकाल के शुरू कर देंगे। जैसे ही पीछे आप देखेंगे तो मुंह को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको इस सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय आपको क्या रहना है, अर्धचंद्राकार या 45 अंश के कोण पे। कितने? 45 अंश के कोण पे। और ये टेट में एक बात पूछा गया प्रश्न है कि अध्यापक को कक्षा श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय कितने अंश के कोण पे खड़ा होना चाहिए, तो कितने अंश के कोण पे? 45 अंश। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको? हाँ, बड़े बच्चे हैं तो उसमें नहीं होगा। चलिए, क्लियर है सबको? सभी को श्यामपट्ट कौशल क्लियर है? चलिए नोट करते चलिएगा, इसमें नोट करिएगा। चलिए नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हाँ, चलिए, सबको क्लियर है?
चलिए हाँ, नोट करते जाइएगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए श्यामपट्ट अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। छोटी कक्षाओं के लिए श्यामपट्ट अति आवश्यक है। आगे लिखिएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय जो भी लिखा जाए स्पष्ट स्वच्छ सही। श्यामपट्ट में जो भी लिखा जाए स्पष्ट, स्वच्छ, सही, सीधी लाइन में लिखना चाहिए। चलिए आगे। अक्षरों का आकार कक्षा अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट, चित्र आदि बनाते समय रंगीन चाक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कोण बनाकर लिखना चाहिए। ठीक है ना। एक लाइन ये भी लिख लो। श्यामपट्ट को अध्यापक का
सच्चा मित्र कहते हैं। सच्चा मित्र इसलिए कहते हैं जिस प्रकार बुरी परिस्थितियों में आपको विकट संकट की परिस्थितियों में आपकी सहायता आपका मित्र करता है, उसी तरह अध्यापक का उस संकट की परिस्थिति में अर्थात जिस विषय वो को ओरली स्पष्ट नहीं कर पाता तो उसकी सहायता कौन करता है? श्यामपट्ट करता है। इसीलिए श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां से पिछली बार जैसे कोण पूछा गया है तो कोण ना दिया रहे तो अर्धचंद्राकार भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से देखें तो लगभग जो महत्वपूर्ण कौशल हैं वो आपके सभी समाप्त होते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण कौशल थे वो आपके समाप्त होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान में रख लेना है आपको जब आप थोड़ा से मैं आपको बता देता हूं माइक्रो प्लान जब आप बनाते हैं, माइक्रो नहीं माइक्रो प्लान, क्या माइक्रो प्लान ध्यान में रखना, माइक्रो तथा माइक्रो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है ना। तो जब आप माइक्रो प्लान बनाते हैं तो उसमें कौशलों का क्रम क्या होता है वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। ठीक है ना। यहाँ पे यदि आप शिक्षण के जैसे विज्ञान है, सोशल साइंस है, ठीक है ना, इन विषयों का आप यदि माइक्रो प्लान बना रहे हैं तो उसका सही क्रम कौशलों का क्या होगा वो आप नोट करते जाइएगा। पहले होगा समान उद्देश्य, क्या होगा? समान उद्देश्य। दूसरा होगा विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट होगा पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट होगा सहायक सामग्री। नेक्स्ट होगा प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट होगा विकासात्मक प्रश्न। ठीक है ना। हाँ पन्ना राव जी, आपको जो है ये माइक्रो टीचिंग का जो है कल या परसों की डेट में इसका आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, उद्देशन, विकास, उद्देश्य कथन और विकासात्मक। फिर आता है नेक्स्ट 8वां स्केल। व्याख्या कौशल। नेक्स्ट आता है बोधात्मक प्रश्न, पुनर्बलन कौशल। ठीक है ना। फिर आता है
श्यामपट कौशल, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। ठीक है ना, कि आपके जो है माइक्रो प्लान का जो ये क्रम होता है कौशलों का, इस क्रम में माइक्रो प्लान आपका बनता है। ठीक है ना, पहले आपका समान उद्देश्य होगा। समान उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? समान उद्देश्य ध्यान में रखिएगा विषय से संबंधित होते हैं। किससे? विषय से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे आप विज्ञान पढ़ाएंगे तो विज्ञान पढ़ाने के समान उद्देश्य क्या होते हैं, विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, उसके उद्देश्य क्यों होते हैं, तो समान उद्देश्य किससे संबंधित होंगे? विषय से संबंधित। जैसे यदि आप पढ़ा रहे हैं मान लो इतिहास, तो इतिहास पढ़ाने के समान उद्देश्य क्या होते हैं? ये समान उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे यदि आप जो है जीव विज्ञान गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के पढ़ाने के उद्देश्य क्या होते हैं? तो समान उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? विषय विशेष से संबंधित होते हैं। किससे? विषय विशेष से। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक एम्स जो होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं, टॉपिक से संबंधित होंगे। किससे? टॉपिक से संबंधित होगा, प्रकरण से संबंधित होगा। प्रकरण का तात्पर्य है कि आप कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे विशेषण पढ़ा रहे हैं कि संज्ञा पढ़ा रहे हैं या पंचवटी की कविता पढ़ा रहे हैं, अर्थात आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ लिए हैं, वो पाठ से संबंधित होते हैं, प्रकरण से संबंधित होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो कहने का तात्पर्य है कि विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या टॉपिक या पाठ से संबंधित होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य 3 लिखे जाते हैं। कौन कितने? 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। पहला ज्ञान से संबंधित होता है, और दूसरा बोध से संबंधित होता है, और तीसरा प्रयोग से संबंधित होता है। किससे? प्रयोग से संबंधित होते हैं। ये 3 विशिष्ट उद्देश्य जो आपने बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ाया है, तो उसमें संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो पहला उद्देश्य होता है ज्ञान, दूसरा बोध और तीसरा प्रयोग। तो विशिष्ट उद्देश्य इन्हीं 3 उद्देश्य से संबंधित होता है। और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे होता है? प्रकरण से। समान उद्देश्य का संबंध किससे होता है? विषय से। किससे? विषय से। तो दिमाग में एकदम रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके जो है विशिष्ट उद्देश्य की बात हो गई। पूर्व ज्ञान का मतलब प्रीवियस नॉलेज। छात्र जो है, जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उससे उसके संबंध में कितना पूर्व ज्ञान रखता है, तो आप इसमें लिख देते हैं कि छात्र जो है फला नामक प्रकरण के विषय में समान जानकारी रखता है। और फिर सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो आप जो है टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रकरण लिए हैं, उससे रिलेटेड आप जो सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करूं, जैसे कि आप मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, या फिर आप कोई जो है चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं या कोई मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण सहायक सामग्री का। प्रस्तावना कौशल आपको बता दिया गया क्या होता है। उद्देश्य कथन में मतलब आप कहते हैं कि छात्रों आज फला नामक प्रकरण का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे, जैसे भी चीजें हैं। हाँ, बीटीसी आज घर बैठे हो जा रहा है, वो सही कह रहे हैं। यदि आप लोग इसका जो है टीचिंग बाकायदे माइक्रो प्लान का किया है, ठीक है ना, तो ये जरूर सारी चीजें आपको मिली होंगी, ठीक है ना। माइक्रो प्लान जब आप बनाए होंगे तो इसी क्रम में आप इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ये विज्ञान या सामाजिक अध्ययन इधर से संबंधित होता है। यदि वहीं लिटरेचर भाषा वाला प्लान आप बना रहे हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत,
तो थोड़ा से परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, जैसे कि यदि आप लिटरेचर वाले जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी ऐसे विषयों का बना रहे हैं तो थोड़ा से परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहां पे होगा, उद्देश्य कथन तक तो वही चलेगा। उद्देश्य कथन के बाद जो विकासात्मक प्रश्न वहां पूछा जाता है, यहां पे विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहां पे फिर आदर्श वाचन चलता है। क्या चलता है, आदर्श वाचन चलता है। आदर्श वाचन के बाद फिर अनुकरण वाचन चलता है। फिर काठिन्य निवारण होता है। फिर आपका जो है भाव व्याख्या जो भी है, फिर आपका वही बोधात्मक प्रश्न, ठीक है ना। फिर आपका इसी बात क्या आ जाता है, बोधात्मक प्रश्न जो आप पीछे बनाए हैं। फिर पुनर्बलन कौशल आ जाता है, उसी में आप बोधात्मक प्रश्न में ही पुनर्बलन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आपका श्यामपट आ जाएगा, जो जैसे क्रम में फिर आपका चलता है निरीक्षण कार्य, इसके पहले निरीक्षण होगा, ठीक है ना। श्यामपट वही सारा क्रम फिर वही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। गृह कार्य, सॉरी मूल्यांकन प्रश्न, फिर गृह कार्य, वही क्रम हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, ध्यान में रखिएगा। जहां पे विकासात्मक है वहां पे क्या हो जाता है, आदर्श वाचन, आइडियल। और आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक। ध्यान में रखिए, पूछ सकता है कि आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। किसके द्वारा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो होती है वो आदर्श वाचन करते हैं। और फिर उसी को जो है आदर्श वाचन करने के बाद फिर अनुकरण वाचन किससे करवाया जाता है, छात्र से करवाए जाते हैं। किससे, छात्र से, ठीक है ना। फिर काठिन्य निवारण, उस गद्य या पद्य में जो कठिन शब्द आए हैं उनका निवारण कराया जाता है। फिर भाव व्याख्या, इस तरह से वो सारे क्रम होते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ गुरुजी, एक क्वेश्चन है, क्या शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री पर कथन भी आते हैं क्या? इस शिक्षण कौशल की आप बात कर रहे हैं उमा सैनी जी, क्या आप ये शिक्षण कौशल से संबंधित तो कोई कथन अभी तक मुझे लगता है नहीं पूछा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला डिस्प्ले ओपन कर दिया हूं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के विषय में क्या है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा कौशल, दूसरा डिस्प्ले ओपन कर रहा हूं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी स्टिमुलस से संबंधित ही यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित ये भी डिस्प्ले है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला जो है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला डिस्प्ले है, उसी से संबंधित एक लाइन इसमें भी लिखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये दृष्टांत या उदाहरण कौशल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला डिस्प्ले है श्यामपट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल क्या है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डिस्प्ले है वो भी ब्लैक बोर्ड से संबंधित ही स्किल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगला डिस्प्ले ओपन कर रहे हैं, ये भी ब्लैक बोर्ड से संबंधित ही है डिस्प्ले, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला डिस्प्ले है माइक्रो प्लान के कौशल किस क्रम में होते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला डिस्प्ले ये है, ये विकास, यदि भाषा का होगा तो विकासात्मक नहीं होगा, उसके स्थान पे क्या शुरू हो जाता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, भाव व्याख्या, फिर वही क्रम चलता है जो अन्य प्लान पे पिछले मैंने बताया है, जैसे कि साइंस या विज्ञान का, ठीक है ना, फिर वही क्रम हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका रहा सूक्ष्म और शिक्षण कौशल, ठीक है ना। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग जो है निर्देशन परामर्श पढ़ेंगे और फिर निर्देशन परामर्श 2-3 लेक्चर में समाप्त होगा। इसके बाद फिर हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आप टेट या सीटेट में कभी भी नहीं पढ़े, उस चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है ना। उसमें जो भी नए नए प्रयास किए गए हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 2-3 दिन में निर्देशन परामर्श समाप्त कर देता हूं, तो पुराने टॉपिकों से छुटकारा मिले और नए टॉपिक को हम लोग फिर डिस्कशन करते चले जाएं, ठीक है ना। चलिए तो यहीं पे क्लास को विराम करेंगे। सभी को नमस्कार है, जय हिंद है, गुड बाय।